आजादी का आंदोलन चलता रहा। अंग्रेजों ने कह दिया कि हम देश में रहना नहीं चाहते हैं, देश को आजाद करेंगे। 15 अगस्त 1947 की आजादी घोषित हो गई। घोषित होते ही नेहरू देश का प्रधानमंत्री बन गया। 15 प्रोविंशियल कमेटी थी, 15 में 13 वोट सरदार पटेल को मिली। सत्ता का हस्तांतरण एक ब्राह्मण विदेशी के हाथ में आ गई। अंग्रेज भी विदेशी, ब्राह्मण भी विदेशी। अंग्रेज विदेशी ने देश की सत्ता ब्राह्मण विदेशी के हाथ में सौंप दिया। 13 वोट सरदार पटेल को मिली और 1 वोट नेहरू को मिली। 1 वोट पाने वाला देश का प्रधानमंत्री बन गया और 13 वोट पाने वाला लोकतंत्र की गर्भ में हत्या कर डाला ब्राह्मणों ने और 13 वोट पाने वाला सत्ता से बेदखल हो गया। संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा में भी हमको हिस्सेदारी नहीं दी गई। बाबा डॉक्टर साहब अंबेडकर के वजह से 3 लोग संविधान सभा में जाने के लिए कांग्रेस के विरोध में लड़ाए गए, जिसमें पंजाब राव देशमुख जो कुर्मी जाति से थे, बिहार के रामलखन चंदापुरी, दक्षिण भारत के तुकाराम माली, 3 लोगों ने को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कांग्रेस के विरोध में लड़ाया चुनाव और कांग्रेस के विरोध में जीत करके ये लोग संविधान सभा में गए और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर भी जीत गए। बाकी बैकवर्ड को एक भी पैसे 1% भी हिस्सेदारी संविधान सभा में नहीं दी। जब संविधान सभा में हमारी हिस्सेदारी नहीं थी, हमको अधिकार कौन देता, कौन लड़के देता? अगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अकेले चुनाव लड़ करके जीत करके संविधान सभा में न गए होते तो जो सारे अधिकार हमको मिले हैं, लोक संख्या के अनुपात पर भागीदारी का, हिस्सेदारी का, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय का एक भी अधिकार हमें मिलने वाला नहीं था। नेहरू देश का प्रधानमंत्री हो गया। 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हो गया। 1 जनवरी 1922 में चुनाव की घोषणा हो गई कि चुनाव हो जाएगा, लोकतंत्र प्रस्थापित हो जाएगा। लोकतंत्र चुनाव कराने से कभी भी देश में प्रस्थापित नहीं होता। प्रतिनिधित्व, भागीदारी लोकतंत्र का प्राण तत्व है। हिस्सेदारी, भागीदारी, प्रतिनिधित्व ये लोकतंत्र का प्राण तत्व है। चुनाव से लोकतंत्र प्रस्थापित नहीं होता। नहीं तो 1947-52 के बाद आज तक कम से कम 20 चुनाव देश के अंदर हुए, क्या लोकतंत्र देश में स्थापित हुआ? नहीं हो पाया। हमको हिस्सेदारी मिली? नहीं मिली। हम 52% हैं, हमको 52 हिस्सा मिलना चाहिए, लेकिन हम पूरे देश में एससी, एसटी, माइनॉरिटी सारे लोग मिलकर 19.5% से ज्यादा शासन प्रशासन में, कल कारखाने में, मिल फैक्ट्री में नहीं है। सारा हिस्सा हमारा खत्म कर दिया। ये है ब्राह्मणवाद। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने दबाव डाला कि पिछड़ों के लिए संविधान की धारा 340 में उन्हें आरक्षण की व्यवस्था हमने किया है। लोग राष्ट्रपति आयोग का गठन करे, पूरे देश का दौरा करे, दौरा करने के बाद उन्हें अधिकार मिलना चाहिए। काका कालेलकर के अध्यक्षता में नेहरू ने आयोग का गठन कर दिया। काका कालेलकर, बताओ, काका कालेलकर दक्षिण भारतीय ब्राह्मण, भविष्य बैकवर्ड का, भविष्य हमारा, जिसका भविष्य है फैसला लेने का अधिकार हो उसको होना चाहिए। मगर भविष्य पिछड़ों को लेना था, मगर हमारे भविष्य का फैसला लेने का अधिकार काका कालेलकर आयोग को दे दिया। ब्राह्मण हमारे भविष्य का फैसला करेगा। फैसला लेने का अधिकार भविष्य हमारा है, फैसला लेने का अधिकार हमें होना चाहिए। मगर ऐसा ब्राह्मणों ने नहीं किया, नेहरू ने ऐसा नहीं किया। भविष्य हमारा था, हमारी भविष्य का फैसला लेने का अधिकार ब्राह्मण को दे दिया। मार्च 55 में काका कालेलकर ने पूरे देश का दौरा किया, दौरा करके अपनी रिपोर्ट दिया। जब नेहरू ने उसको पढ़ा तो नेहरू ने काका कालेलकर को बुलाया और बुलाने के बाद उसको डांटा। कहा, तुमको मैंने आयोग का अध्यक्ष बनाया, पूरे देश का तुमने दायरा किया, हमने तुमको सारी सुख सुविधा दिया, क्या यह गढ़िया, कुर्मी, केवट, लोहार, कोहार, सैनी, माली, मुराई, इनको अधिकार देने के लिए मैंने तुमको आयोग का अध्यक्ष बनाया था? उनको अधिकार तुमने दिया है। उसको बहुत डांटा। तब काका कालेलकर ने 130 पेज का आपत्ति लगाया और लिखा कि पूरे देश का दौरा करने के बाद हमने इस रिपोर्ट को सदन में प्रस्तुत किया है, मगर अपनी ही रिपोर्ट से हम सहमत नहीं हैं। जब अपनी रिपोर्ट से वो सहमत नहीं है तो आपको अधिकार मिलता, आरक्षण मिलता? ऐसा नहीं हुआ। फिर काका कालेलकर की रिपोर्ट नेहरू के मरने के बाद शास्त्री प्रधानमंत्री हुई, नहीं लागू हुई। उनके बाद इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री हुई, नहीं लागू हुई। 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दिया। सारे नेताओं को 1,08,604 नेता देश के जेल में बंद कर दिए गए। जेल में ही जनता पार्टी बनी। जनता पार्टी बनने के बाद जेल में ही तमाम सारे लोग चुनाव लड़के जीत के आए।
जनता पार्टी की सरकार बनी, मोरारजी देसाई देश का प्रधानमंत्री बना, तमाम हरगढ़िया कुर्मी की और बैकवर्ड एससी जीत करके जनता पार्टी की सरकार में गए थे। लोगों ने मोरारजी देसाई पर दबाव डाला कि मंडल काका कालेलकर की रिपोर्ट लागू होनी चाहिए। तो मोरारजी देसाई भी ब्राह्मण था, उसने भी बहाना बताया। उसने कहा कि हम चाहते हैं कि पिछड़ों को हक अधिकार मिले, मगर काका कालेलकर की रिपोर्ट पुरानी हो गई है। तब की परिस्थिति में आज की परिस्थिति में बहुत अंतर आ गया है, लिहाजा मैं दूसरा कमीशन गठन कर देता हूं। बीपी मंडल जो चीफ मिनिस्टर रहे बिहार के, उनकी अगुवाई में, उनकी अध्यक्षता में बीपी मंडल कमीशन का गठन हुआ। और रिपोर्ट देने के पहले मोरारजी देसाई की सरकार ही गिर गई। उनकी सरकार जब गिर गई तो चौधरी चरण सिंह देश के प्रधानमंत्री बने और इंदिरा गांधी के समर्थन से बने। जब जनता पार्टी की सरकार बनी थी तो इंदिरा गांधी को एक दिन के लिए चौधरी चरण सिंह जेल भेज दिया था और उसी के समर्थन से सरकार भी बनाया। तो बताओ सरकार कितना दिन चलेगी? दुश्मन का सहयोग लेंगे क्या? दोस्त और दुश्मन एक साथ चलते हैं क्या? नहीं चलते हैं। हम लोग यही बताने आए हैं कि हमारे समाज के लोगों, दोस्त और दुश्मन की पहचान करो। जब तक दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं करोगे, कभी भी अपने भविष्य का फैसला नहीं कर सकते हो। इंदिरा गांधी के समर्थन से चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने। उनका एक विदेश मंत्री यही बनारस का रहने वाला श्यामधन मिश्रा था। चौधरी चरण सिंह 28 दिन के अंदर ही 28 दिन प्रधानमंत्री रहे। उन्होंने सोचा कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू कर दूं, लेकिन यह बात श्यामधन मिश्र को पता चल गई। उसने जाकर ये बात इंदिरा गांधी को, पंडित था वो भी ब्राह्मण था, इंदिरा गांधी को बताई कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट चौधरी चरण सिंह लागू करना चाहते हैं। जैसे ही इंदिरा गांधी को पता चला कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करना चाहते हैं, इंदिरा गांधी ने अपना समर्थन चौधरी चरण सिंह की सरकार से वापस लिया। चौधरी चरण सिंह की सरकार धराम हो गई, गिर गई। मगर यह बात आम लोगों को पता नहीं हुई। चौधरी चरण सिंह तुरंत जब यह जानकारी हुई कि इंदिरा गांधी समर्थन वापसी का पत्र राष्ट्रपति जो ओबीसी थे, नीलम संजीवा रेड्डी थे उसमें राष्ट्रपति, उनको दे दिया है, तो वो उनसे मिलने गए। चौधरी चरण सिंह जब मिलने गए तो उन्होंने सारी बात बताई। तो समर्थन वापसी का पत्र जो इंदिरा गांधी ने दिया था, इंदिरा गांधी को उन्होंने सूचित किया कि चौधरी चरण सिंह ने लोकसभा को भंग कर दिया है, आपसे पहले उनका पत्र आ गया है, इसलिए आपका समर्थन वापसी के पत्र का कोई औचित्य नहीं प्रतीत होता। लोकसभा भंग हो गई। उनकी अगुवाई में ही जब तक चुनाव संपन्न ना हो जाए तब तक चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने रहे। उनकी ही देखरेख में देश का आम चुनाव हुआ। जब देश का आम चुनाव हुआ 1980 में, तो इंदिरा गांधी कांग्रेस यानी वो प्रचंड बहुमत से आई। जब प्रचंड बहुमत से आई तो हमारे लोगों भी जो जीत के गए थे उन लोगों ने कहा कि इंदिरा गांधी से कहा, मैडम ये रिपोर्ट जो मंडल कमीशन की हो, रिपोर्ट लागू होनी चाहिए। रिपोर्ट लागू हो, हमारे लोगों ने दबाव डाला। इशू के मामले को नॉन इशू में बदलने के लिए इंदिरा गांधी ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट न लागू हो, बैकवर्ड को अधिकार न मिले, इसके लिए उन्होंने स्वर्ण मंदिर परिषद का मुद्दा छेड़ दिया। और स्वर्ण मंदिर परिषद का मुद्दा छेड़ करके उन्होंने स्वर्ण मंदिर परिषद पर गोली चलवाने का काम किया इंदिरा गांधी ने, जिससे हमारा मंडल कमीशन का मुद्दा दब गया और स्वर्ण मंदिर का मुद्दा जो गोली चलवाया वो मुद्दा हाईलाइट हो गया। उसका परिणाम यह हुआ कि 31 अक्टूबर 1984 की इंदिरा गांधी मारी गई। उधर पंजाब के श्री लाला लाजपत राव मारा गया, इधर इंदिरा गांधी मारी गई। ये जिंदगी दे सकते हैं मगर बैकवर्ड को हक और अधिकार नहीं देना चाहते। इंदिरा गांधी मरने के बाद राजीव गांधी देश का प्रधानमंत्री हुआ, उसके ऊपर भी दबाव बना कि आप मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करो, उसने भी नहीं लागू किया, वो भी मारा गया। तमिल और सिंघली के विवाद में जो शांति सेना भेजा वो भी मारा गया। तो अपनी जिंदगी और जवानी ये न दे सकते हैं, ये मर सकते हैं, मगर पिछड़ों को हक अधिकार देने वाले नहीं हैं। ये सबूत दे रहा हूं आपको कि देखिए किस तरह से अपनी जिंदगी इन लोगों ने गंवाया मगर बैकवर्ड को हक अधिकार नहीं दिया। फिर 1989 में चुनाव हुआ, जनता दल की अगुवाई में देश में सरकार बनी। जब लोग जीत के आए, जनता दल में जब लोग जीत के आए तो देश में तय हो गया था कि देवीलाल देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। देवीलाल देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और बनना तय था, बने भी हो, मगर देवीलाल प्रधानमंत्री नहीं बने। समर्थन उनके पक्ष में था मगर बने नहीं। क्यों नहीं बने? इसलिए नहीं बने कि देवीलाल ने जाठों से एक वादा किया था। वादा क्या किया था कि अगर हम सरकार में आएंगे तो जाठों को मंडल कमीशन की रिपोर्ट में शामिल करेंगे। उन्होंने सोचा कि अगर मैं देश का प्रधानमंत्री बन जाता हूं और मंडल कमीशन की रिपोर्ट में जाठों को शामिल करता हूं तो पिछड़े वर्ग के लोग नाराज होंगे, और अगर नहीं देता हूं तो हमारे समाज के लोग हमसे नाराज होंगे। ये दुविधा में पड़ गए। इसलिए उन्होंने, जब उनको सदन में समर्थन मिल गया कि देवीलाल देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, तो उन्होंने माला निकालकर बीपी सिंह को पहना दिया। बीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री बन गए। उन्होंने सोचा कि ये काम उनसे मैं करवाऊंगा, नहीं तो मेरे ऊपर जातिवाद का आरोप लगेगा कि इन्होंने जाटों को आरक्षण दिया। देवीलाल जी बीपी सिंह पर बराबर दबाव डालते रहे।
कि जाटों को आरक्षण में शामिल किया जाए। इसी बात को लेकर देवीलाल और बीपी सिंह में तल्खियां बढ़ती गई। परिणाम यह हुआ कि बीपी सिंह, जिस देवीलाल ने बीपी सिंह को देश का प्रधानमंत्री बनाया, वही बीपी सिंह ने देवीलाल को अपने मंत्रिमंडल से भी बर्खास्त करने का काम किया। देवीलाल बर्खास्त कर दिए गए। बस 5 मिनट समझिएगा। देवीलाल बर्खास्त कर दिए गए। देवीलाल जब बर्खास्त हो गए तो माननीय कांसी राम साहब के पास गए कि हमको देवीलाल बीपी सिंह ने बर्खास्त कर दिया और मंडल कमीशन की रिपोर्ट हम लागू करवाना चाहते थे, मगर लागू नहीं कर रहा था। कांसी राम साहब ने उन्होंने आश्वस्त किया, आप चिंता ना करें, मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होगी, वो फंडा मेरे पास है। उन्होंने ऐलान कर दिया माननीय कांसी राम साहब ने कि हम राली मैदान में बहुत बड़ी मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट है उसे लागू करवाने के लिए बहुत बड़ी रैली का, राष्ट्रीय स्तर की रैली का आयोजन कर दिया। देवीलाल तो उसमें शामिल ही थे। जब रैली का आयोजन हो गया, तय हो गया, तय होने के बाद बीपी सिंह के 2 चेले थे, एक शरद यादव थे, दूसरे रामविलास पासवान थे। शरद यादव और रामविलास पासवान ये दोनों लोग जो है बीपी सिंह के पास गए और कह दिया कि आज की तारीख से आप हमारे नेता नहीं हैं, हमारे नेता आज की तारीख से देवीलाल हैं। आपने मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू नहीं किया, इसलिए मैं देवीलाल को नेता मानता हूं और जो रैली हो रही है रामलीला मैदान में, उस रैली में मैं जाने वाला हूं। घबरा गया बीपी सिंह। बीपी सिंह घबरा गया। आनंद फानन में फौरी कार्यवाही करते हुए उसने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू कर दिया। जब लागू कर दिया, हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जो उत्तर प्रदेश के कई बार मुख्यमंत्री बने, जिनको कहते हैं कि वो प्रखर समाजवादी, मधुलिमय प्रखर समाजवादी कहते हैं, वही मधुलिमय जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट जब पहुंच गया तो जो 52% हमको आरक्षण मिलना चाहिए था लोक संख्या के अनुपात में, जैसा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा है, 52% का 27 हो गया। 27 हुआ, 27 आरक्षण हुआ, 52% हमारी जनसंख्या, 27 हुआ और 27 में भी क्रीमी लेयर लगा दिया। कहने का मतलब कि 27% आरक्षण एक हाथ से सुप्रीम कोर्ट ने दिया और दूसरे हाथ से क्रीमी लेयर लगाकर छीन लिया। खत्म हो गया मामला। हमारे समाजवादी लोग, खास करके सपा के लोग देश पूरे प्रदेश में नारा लगाते हैं। जिस लोहिया ने 1960 में नारा दिया था कि अगड़ो बांधो कमर में गांठ, पिछड़े पांव 100 में 60, हमारा पुरखा अमर शहीद जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने कहा था कि धन धरती में 90 भाग हमारा है, शासन प्रशासन में 90 भाग हमारा है, 90 का नारा दिया। वो लोहिया जिसको मुलायम सिंह यादव जी अपना गुरु मानते हैं, अपना नेता मानते हैं, वो 60 की बात कर रहे थे। लेकिन उनकी बात को भी आज समाजवादी तमाम लोग, हो सकता है यहाँ पर भी, वो खुद नारा लगाते हैं कि अभी तो ये 27 से 52 की फरमाइश है। अगुआ उनका कहता है 60% कि अगड़ो बांधो कमर में गांठ, पिछड़े पांव 100 में 60। अपने गुरु की बात भी भूल गए। ये है समाजवादी विचारधारा, ये है समाजवादी दर्शन। कैसे नैया पार लगी रैली को डर के मारे। ये जो लोग कहते हैं कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट बीपी सिंह लागू किया, ये 100% गलत है पूरी तरह से। अगर मान्यवर कांसी राम साहब इनके समर्थन में देवीलाल के साथ रैली न किए होते तो बीपी सिंह कभी भी मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने वाला नहीं था। मंडल कमीशन को लेकर इंदिरा गांधी ने जिंदगी दे दिया, राजीव गांधी मारा गया, पंजाब के श्री लाला लाजपत राय, इनको अधिकार नहीं मिले, सारे लोगों ने जिंदगी दे दिया। ये जिंदगी जवानी दे सकते हैं मगर आपको हक अधिकार देने वाले नहीं। ये है ब्राह्मणों का फंडा। तो कैसे लोगे? हम अलग अलग लोग हैं। अहिर कुर्मी की और हमारे पास अलग अलग लड़ाई लड़ते हैं, अलग अलग मारे जाते हैं। अहिर अलग लड़ता है, वो अलग पीटा जाता है। कुर्मी अलग लड़ता है, कुर्मी अलग पीटा जाता है। सैनी माली मुलाई अलग लड़ते हो, अलग पीटा जाता है। केवट लोहार कोहान निषाद ये अलग लड़ते हैं, अलग अलग लड़ोगे तो अलग अलग मारे जाओगे। इसलिए एकजुट होने की जरूरत है। कैसे जरूरत है? एक जाए कहने से मेरे नहीं हो जाओगे आप। उसका फंडा है। फंडा क्या है? समस्या एक ही। जो समस्या आपकी है वही समस्या हमारी। आप भी पीटे गए हो, हम भी पीटे गए हैं। आप भी लूटे गए हो, हम भी लूटे गए हैं। आप भी सताए गए हो, हम भी सताए गए हैं। तो सताने के आधार पर सवाल समस्या आपकी, वही समस्या हमारी। उसी आधार पर एक हो जाओ ना यार। तुम भी लूटे फुटे हो, हम भी लूटे फुटे हैं। समस्या आपकी, वही समस्या हमारी। समस्या के आधार पर एक हो जाओ। अगर एक हो जाओगे, जिस दिन इस देश का समस्या के आधार पर बैकवर्ड एससी अहिर कुर्मी केवट चमार पासी धोबी धरक्याल लोहार कोहान नाव तेली भोजकलवार एक मंच पर आ जाओगे, ब्राह्मण नहीं ब्राह्मण कबाब ब्रह्मा भी आपका कुछ नहीं कर पाएगा। हमारे माननीय अध्यक्ष जी को बोलना है, समय में ज्यादा ले रहा हूं, इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं, गुजारिश करता हूं, निवेदन करता हूं कि आइए हमारे साथ, हम आपके अधिकारों की रक्षा के लिए। इन लोगों ने 74 सालों में, बताइए 74 साल से हम अपना हक मांग रहे हैं, हाथ फैलाकर मांग रहे हैं, मगर देने वाला समाज कब बनेंगे हम?
कब हम देने लायक होंगे इस मुल्क में? देश हमारा, मुल्क हमारा, हमारे पुरखे राजा थे इस देश के। जब हमारे पुरखे राजा थे इस देश के, भारत जो था विश्व गुरु था, सोने की चिड़िया था, विश्व महाशक्ति था, मगर आज बेबस बेकस लाचार और गुलाम बन गए हैं। उसी की औलादें। इसके लिए हम भी जिम्मेदार हैं। हमारी भी कुछ गलती रही होगी। हो सकता है कि चमन को सींचने में पत्तियां कुछ झड़ गई होगी, चमन को सींचने में पत्तियां कुछ झड़ गई होगी, यही इल्जाम मुझ पर लग रहा है बेवफाई का। मगर जिन लोगों ने इस चमन को रौंद डाला अपने तलवे से, वही फिर से दावा कर रहे हैं चमन की रहनुमाई का। मगर आप लोगों से अपील है कि हक अधिकार के लिए हमको पूरी जिंदगी, पूरी जवानी लगाना है मेरे दोस्तों। इसलिए आइए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का साथ सहयोग समर्थन करते हुए इस आंदोलन को सफल बनाने का काम आप करेंगे। इसी आशा विश्वास के साथ जब हमारा साथ सहयोग करेंगे, हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम सामाजिक तौर पर हमारी आपकी समस्या एक है। जिस दिन हम लोग इस जंग को जीत लेंगे साथियों, उस दिन भारत जो है फिर से सोने की चिड़िया हो जाएगा, विश्व गुरु हो जाएगा और विश्व महाशक्ति के रूप में भारत जाना जाएगा। इसी समस्या के आधार पर हमें एक की जरूरत है। आपने हमें सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत